जितनी भी मुस्लिम समाज की इस तरह की संपत्ति थी, उसका एक आंकड़ा है कि उस पे वक्फ बोर्ड के कुछ चुनिंदा बिल्डर ने कब्जा किया। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, उसके बिल्डर्स हैं। 3,000 करोड़ की आज तक के रिपोर्ट में आई, कई मीडिया की रिपोर्ट में है कि ओवैसी साहब ने उसको रखा हुआ है। 275 एकड़ तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रखा है, और दिल्ली के वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन थे अमनुल्लाह खान पे तो नौकरी देने हेरा फेरी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ये आपको भी पता है। अब इस चीज को समझिए भाटी साहब, जिस संपत्ति में 50 देश के पास उनकी जमीन नहीं है, वो जमीन कहां से आई, किसकी है, ये जांच होनी चाहिए या मान लेनी चाहिए उन्हीं की है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें हम सहमत हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे भाटी साहब सहमत हैं, आपसे सहमत हूं। पूरे वक्फ के नहीं, मैं मुस्लिम राजनीति, हिंदू मुस्लिम राजनीति का पक्षधर नहीं हूं, कभी नहीं हूं, किसी भी बिल पे नहीं। आप बीजेपी के साथ कैसे रहोगे? बीजेपी पे मुसलमान नहीं करोगे, सबका साथ सबका विकास। आप ये क्यों मानते हैं कि बीजेपी? मुझे इनका तो एजेंडा तो मैं भी बोल जाएगा। 5 सेकंड मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड जल्दी से ले लेते हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास एक सेकंड बस मैं खत्म कर रहा हूं। जदयू के मेरे भाई अभी कह रहे थे अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति। अरे भाई, कनाट प्लेस के 100 गज के प्लॉट की तुलना क्या 1000 बीघा जमीन गाजियाबाद के डासना से आपको कांग्रेस की सरकार ने ये बताओ मुझे जरा, ये बताइए जरा, जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है जरा ये तो सही तरह से कर लीजिए आप। बोलने दीजिए अजय जी। देखिए अजय जी ने बात रखी ना, अजय जी की इसी सोच की वजह से, अजय जी की इसी सोच की वजह से अक्साई चीन दे दिया था नेहरू जी ने। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो दे दो। फिर किसी ने बोला था कि आपके सर पे भी बाल नहीं उठते। अब छोड़िए अजय जी, मेरी बात भाटी जी को मैं वैसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए मैं कभी उनको वैसे टीवी शो पे काटना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर इन्होंने अब क्या कहा अयोध्या वाले मामले में। सर, अयोध्या वाला मामला प्रायर टू इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी तब भी था। 54 में तो वक्फ एक्ट आया, और वही मैं कह रहा हूं वो सिविल सूट था। सिविल सूट में वक्फ ने अपने आप को घुसेड़ दिया, और जो प्रॉपर्टी का ओनर था उसको कोई मतलब नहीं था। आया कौन? सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल भी क्लेम कर दिया। तो उनको पूछा गया शाहजहां के डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो भाटी जी कंपनी बाहर चली गई। शाहजहां का डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए। मैं प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास जाऊंगा उससे पहले किया, क्योंकि व्यवस्था उसमें है, आप क्लेम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं बस। हाँ ठीक है, एक संविधान ये कहता है कि लाल किले को आप क्लेम बोलने दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैं कह रहा हूं अभी अयोध्या की बात चली थी, और मैंने कहा कि आम मुसलमानों को इसका कितना फायदा हो रहा है, इसका क्या नुकसान हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे साथ शाह अहमद सज्जाद नशीन हैं, जो कि अयोध्या के दरगाह रुदाली शरीफ के से जुड़े हुए हैं, और आज ये आपको बताएंगे कि कैसे जो आम मुसलमान है, बहुत सारे कहा जा रहा है कि ये गरीब मुसलमानों का दान दी हुई जमीनें हैं जो कि वक्फ के पास है, तो भाई उसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए ना, कि उसका फायदा भूमाफियाओं को और बिल्डर्स को मिलना चाहिए। ये सज्जाद नशीन साहब हमें बताएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड इन्हें लगातार परेशान कर रहा है, और इनकी जो जमीन है वो उसको वक्फ की घोषित कर रहा है। है हाँ, एक मिनट आपको ठीक है, हर फैक्ट बताने वाला आदमी, हर आदमी जो तथ्यात्मक बात करेगा अजय वर्मा, वो हमारा और सरकार का सहयोगी होगा। ठीक है। हाँ, सज्जाद नशीन साहब, आपका मामला क्या है और वक्फ से आपकी क्या शिकायत है, जल्दी बताइए। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। देखिए, मेरा अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दरगाहों का मसला है, हिंदुस्तान की पूरी दरगाहों का मसला है। सबसे ज्यादा वक्त, मैं आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ा आपने पूरे वक्त एक्ट को एक जो है पॉलिटिकल डिस्कशन में तब्दील कर दिया है। लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दरगाहों को, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल को, जो तकरीबन 800-900 दरगाहों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरा कोई इंडिविजुअल मसला नहीं है। मसला वक्त से जो सबसे ज्यादा जो तबका, जो सेक्ट वो विक्टिमाइज हुआ है, वो दरगाहें हैं। दरगाहों में एक निजाम होता है, सूफिया का एक निजाम है, एक निजाम खानकाही है। मसलन हमारे दादा पीर की डेथ होती है 200 साल पहले, हमारे दादा पीर के जो मुरीदीन हैं, जो शिष्य हैं, वो आपस में पैसे इकट्ठा करके उनकी दरगाह बना देते हैं। फिर आपस में पैसे इकट्ठा करके एक मस्जिद और एक खानका बना देते हैं, ताकि वहां से जो निजाम खानकाही है, जो सिस्टम है, वो चले। इसमें वक्फ बोर्ड का न एक पैसा है, न वक्फ बोर्ड की जायदाद है, न वक्फ बोर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन है। वक्फ बोर्ड तड़ से उसमें टपक आता है और कहता है कि साहब, अब चूंकि ये मस्जिद और दरगाह है, इसलिए
दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड एज द वक्फ प्रॉपर्टी। और फिर वो तमाम खेल वक्फ बोर्ड जो है लेक कलियर से लेके वहां तक बहराइच तक और रुदौली तक और तमाम दरगाहों पर ये नंगा नाच पिछले 50 सालों से वक्फ बोर्ड ने मचा रखा है। हमने जो इस अमेंडमेंट बिल पर अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर को, वो यही कहा है कि चूंकि निजाम खानकाही सूफिया के निजाम खानकाह जो है ये वक्फ बोर्ड के समझ की चीज नहीं है, इसलिए इसका अलग आप देखेंगे इस अमेंडमेंट में कि इस अमेंडमेंट में वो बोहरा कम्युनिटी और एक और कम्युनिटी के लिए एक अलग बोर्ड की मांग की गई है। तो हमने उसमें डिमांड सीधी सी रखी है कि दरगाहों के लिए एक अलग दरगाह बोर्ड बनाया जाए, हाँ। जिसमें उस निजाम खानकाही को, सिस्टम को और सज्जाद नशीन के राइट्स को, तमाम चीजों को इंक्लूड किया जाए। बाकी आप लोग जो ठीक है, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल, ठीक है, हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा जुनैद हैरिस के पास जाता हूं। जुनैद हैरिस साहब, आपने जिसको सुना ये भी एक मुसलमान है और ये कह रहे हैं कि ये मेरा जातीय मामला नहीं है, मेरा कोई निजी मामला नहीं है। ये ऐसे तमाम दरगाह हैं इस देश में जो कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के शिकार हैं। जी शुक्रिया कि इस मौजू पर बातचीत हो रही है ताकि ये कंसेप्ट कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को भी क्लियर हो सके। एक बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि वक्फ का कंसेप्ट एक इस्लामिक कंसेप्ट है कि आप अपनी किसी चीज को, निजी किसी चीज को पब्लिक के लिए या किसी खास मकसद के लिए वो डोनेट कर दें और फिर वो आपकी अपनी नहीं रह जाती। ये इसलिए भी वक्फ है कि बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार इसलिए भी करने पड़ते हैं कि आप फिर आने वाली नस्ल ये दावा नहीं कर सके कि हमारे बाप दादा की है, बल्कि वो जिस मकसद से की गई है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। वक्फ जब करने वाला जो वक्फ करता है, वक्फ जब किसी चीज को कोई वक्फ करता है तो उसके साथ साथ मकसद भी साथ साथ शामिल होता है कि क्यों वो कर रहा है। ठीक है, अभी आपने मस्जिद की बात की कि मस्जिद ऑटोमेटिक वक्फ इसलिए होती है कि मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह है, जो भी इबादत करने के लिए जाएगा वो वहां पे जाके नमाज पढ़ सकता है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ ही होगी, ताकि बाद में चल करके किसी मस्जिद पे कोई दावा ना करते कि तो हमारी मस्जिद तुमको हम नमाज पढ़ने नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, मैं समझता हूँ। और इसी वजह से आपने जब ये कहा कि ये जो है वक्फ कैसे मस्जिद होगी, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट में बात कर रहे थे, मस्जिद इस वजह से वक्फ की हो जाया करती है। एक चीज तो ये हो, लेकिन वो मस्जिदें भी जो कि सरकारी जमीन पे बनी हुई है। अब मुझे अगर आप इजाजत दे तो नहीं, मैं इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया। हाँ। जहां तक सरकार की जमीन पर सड़क, जरा सा सुन लीजिएगा मेरी बात, कब्जा करके सरकार की जमीन पर सड़क पर इस्लाम मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन फिर भी बनती है ना। आप मुझे बात कह लेने दीजिए, कहने दीजिए। वो उन मस्जिदों की रिपोर्ट जरूर दीजिएगा। सुनिए, मैं किसी दूसरे मजहब का बिल्कुल हवाला नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सड़क की जमीन पर बनी हैं, और वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सरकार से छीन करके बनी हुई हैं। एक बहुत क्लियर, वो आप हवाला दीजिएगा, उस पर फिर बात करेंगे कि वो क्या चीज है। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाह रहा हूं, जब मकसद क्लियर है और उस मकसद को जब चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ की जमीन में अभी जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जाते वक्त मुसलमानों की जमीन को उठा करके वक्फ के अंडर में दे दिया, हो सकता है कि पब्लिक के फायदे के लिए दे दे, लेकिन वक्फ करने वाला जब तक अपना मकसद नहीं क्लियर करेगा वो वक्फ कैसे हुआ। अब मेरी बात आप समझे। अब एक चीज मैं बताता हूं, इसी से सप्लीमेंट्री सवाल, टेक्निकल मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आगे बढ़ते हैं कि हकीकत ये है कि इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वक्फ करने वाले ने, मुसलमानों ने जिस तरह से चीजों को वक्फ किया है, वो अपने मकसद को नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उस मकसद को अचीव कैसे किया जाए, इसको हम सबको मिलकर के कोशिश कर, पारदर्शिता की बात इस पर नहीं जा रही। आगे की बात, लेकिन जैसे आप किसी कह देंगे कि हम 2 महिलाओं को और 2 गैर मुस्लिमों को हज पर भी भेजेंगे, क्या ये संभव है? हज और वक्फ बोर्ड दोनों अलग चीज। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने कहा ये